नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का दोस्तों। और मैं हूँ विकास टेकरे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में कृषि का वाणिज्यीकरण, साथ ही साथ हम भी औद्योगिकरण की भी हम बात करेंगे। और हम धन निष्कासन के सिद्धांत, जो कि दादा भाई नौरोजी ने प्रमुख तौर पर अपनी किताब में, अपने लेखों में दिया, हम उसमें भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहले देखिए, कृषि के वाणिज्यीकरण पर हम बात करते हैं। तो कृषि का वाणिज्यीकरण आखिरकार होता क्या है? तो देखिए, हम कृषि दो तरीके से करते हैं। एक तो हम पेट पालने के लिए, कि भैया हम ऐसी फसल उगाएं जिससे हमारे घर का खाना पीना भी निकल जाए और हम उसे बेचकर थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लें। उसको खाद्यान्न फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ हुआ और मक्का हुआ, ऐसे अनाज होते हैं जो हम अपने घर में खाने के लिए भी रखते हैं और बचा हुआ बेच देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं खाद्यान्न फसल। अब नकदी फसल कैसी होती है? गन्ना हुआ, कपास हुई, जूट वगैरह हुआ। तो ये सब क्या है? ये हैं नकदी फसलें। अब गन्ने को आप क्या कर सकते हो? गन्ने को ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप पूरी फैमिली दिन रात आप गन्ने खा के आप जी रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको कहते हैं नकदी फसल, जिसको सिर्फ बेचने के उद्देश्य से लगाया जाता है। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने देखा था भैया कि नील उत्पादन दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो उन्होंने भारतीय लोगों से ज़बरदस्ती नील, कपास, जूट जैसी चीज़ों का उत्पादन शुरू करवाया। और इससे किसानों को ये होता था कि उनको खाने के लिए अनाज के बाले पड़ जाते थे। वाले मतलब कि उनको भैया उसकी डिमांड उनको बहुत ज़्यादा थी, पर वो चीज़ें उनको मिलती नहीं थी। तो यहाँ पर इन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण किया, और इससे ये मतलब है कि इन्होंने जो व्यावसायिक फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़वाया, या तो किसान की इच्छा से, उसको लालच देकर, या फिर ज़बरदस्ती। अब इसके अर्थ को एक बार यहाँ पढ़ते हैं। कृषि के वाणिज्यीकरण से तात्पर्य परंपरागत खाद्यान्न फसलों के स्थान पर उद्योगों के लिए नकदी या व्यावसायिक फसलों जैसे कपास, गन्ना, नील, तंबाकू, चाय, कॉफी, अफीम आदि का उत्पादन करना। कृषि का वाणिज्यीकरण सामान्य अर्थों में कृषि के क्षेत्र में पूंजीवादी रूपांतरण व कृषि क्षेत्र में विकास का सूचक होता है। लेकिन कंपनी के अधीन भारत में लाई गई कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया भारत में कृषि के विकास के बजाय किसानों के शोषण का उपकरण व भारतीय कृषि को नष्ट करने का साधन बना। अब इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें कि वाणिज्यीकरण इन्हें क्यों करना पड़ा, तो ब्रिटेन में हुए औद्योगिकीकरण के पश्चात ब्रिटिश फैक्ट्रियों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की उपलब्ध करवाना एक बहुत बड़ा कारण था। और ब्रिटेन का सबसे बड़ा उपनिवेश भारत ही था, और भारत भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा माना जाता था उनके अन्य उपनिवेशों की तुलना में, अलग अलग फसलों के उत्पादन में। इसीलिए भारत को ज़्यादा वो टारगेट करते थे। विभिन्न भू-राजस्व पद्धतियों में लगान की उच्च दर होने के कारण किसान परंपरागत फसलों के माध्यम से अपना लगान चुका पाने में असमर्थ थे। अतः किसान नकदी फसलों के उत्पादन हेतु विवश हुए। इसके कुछ दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। नकदी फसलों को उपजाने से अनाजों के उत्पादन में गिरावट आती है, जिससे अनाज के मूल्य में वृद्धि हुई और किसान भूखमरी के शिकार हुए। अब यहाँ देखो, इस व्यवस्था में रेलों के महत्व में वृद्धि होती है, और कृषि का वाणिज्यीकरण एक थोपी हुई प्रक्रिया थी, और किसानों ने इसे मजबूरीवश अपनाया था। किसानों ने इसे मजबूरीवश अपनाया था। अतः किसानों के लिए यह लाभकारी सिद्ध नहीं होती है। किसानों के लिए क्या ये लाभकारी सिद्ध नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पर किसानों की मजबूरी थी। ज़बरदस्ती यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया यहाँ खेती कर लो, वरना तुमको इतना टैक्स देना पड़ेगा। ये खेती करो, वरना तुम्हारी खेती से हम तुमको बेदखल कर देंगे। तो लालच, जोर ज़बरदस्ती, बहुत सारे कारणों को मिला जुलाकर यहाँ पर ये वाणिज्यीकरण यहाँ पर करते हैं। और कृषि क्षेत्र में पूंजीगत निवेश आवश्यकता आवश्यक था, और जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और मुखियाओं ने कोई रुचि यहाँ पर नहीं दिखाई। अब इस प्रक्रिया में यूरोपीय फैक्ट्रियों के मालिकों के भारत में स्थित जो एजेंट हैं उनके द्वारा शोषणकारी तरीकों से भारतीय किसानों से नकदी फसलें वसूली जाती थी। कृषि के वाणिज्यीकरण से आत्मनिर्भरता भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ गई, और परिणाम स्वरूप
वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई मंदी का भार भारतीय किसानों पर डाला गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारतीय किसानों के शोषण का ये चरम स्तर था, क्योंकि भैया एक तो तुम पहले उनसे फसल जो उगाते थे वो खाने के लिए बचने देते थे, बाकी पूरा ले लेते थे। अब तो तुम बोल रहे कि भैया तुम खा भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुमसे ज़बरदस्ती नील का उत्पादन करवाएंगे तो तुम खाओगे क्या, नील खाओगे। इसी पर हम देखते हैं कि दीन बंधु मित्र नाम के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राइटर इस पर नील बागान नाम से एक प्रमुख उपन्यास लिखते हैं, जिसमें ये नील आंदोलनों का जिक्र करते हैं। और हम देखते हैं कि जो बिहार क्षेत्र है, जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, उसके उत्तरी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि इस तरह की समस्याएं बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलती है कि किसानों को बहुत ही ज़्यादा उनको शोषण किया जाता है। और जो गांधी जी का प्रमुख आंदोलन रहता है, चंपारण आंदोलन, वो भी किसानों की इसी तरह की समस्या को लेकर होता है। तो इस तरह से किसानों का यहाँ पर बहुत ज़बरदस्ती उनके साथ में किया गया। और यहाँ पर कृषि का क्या बोलते हैं उसको, नगदीकरण, या फिर क्या हमने यहाँ पर पढ़ा था, कृषि का वाणिज्यकरण करने के कारण किसानों का बहुत शोषण होता है। अब यहाँ पर अगले टॉपिक को पढ़ते हैं कि किस तरह से ये औद्योगिकीकरण कर रहे हैं। अब औद्योगिकीकरण का मतलब है कि जो स्थापित है, औद्योगिकीकरण को समाप्त करना औद्योगिकीकरण कहलाता है। अब दोस्तों देखो, प्राचीन काल में भारत समृद्ध इसीलिए था, लोगों की प्रति व्यक्ति आय और लोगों की जीवन शैली इसीलिए श्रेष्ठ थी क्योंकि सभी लोगों के पास में बराबर मात्रा में धन देखने को हमें मिलता है। लोग थोड़े बहुत ऊंच नीच थी, लेकिन लोग जो धन का बंटवारा था वह ज़्यादा लोगों के पास था। आज भी आप देखो कि कुछ परसेंट लोगों के पास हमारे देश का 90% धन पड़ा हुआ है। तो अब वही धन इस समय पर क्या था, ज़्यादा लोगों के पास में बटा हुआ था। क्यों? क्योंकि छोटे उद्योग थे, बड़े उद्योग नहीं थे। तो छोटे उद्योग थे तो हर व्यक्ति अपना मालिक खुद था और 10-15 लोगों को रोजगार देके उनके भी जीवन स्तर को सुधारता था। इसको हम आज क्या कहते हैं, एमएसएमई कहते हैं, जो लघु उद्योग रहते हैं, कुटीर उद्योग वगैरह रहते हैं। अब अंग्रेज यहाँ पर आते हैं, अंग्रेज क्या करते हैं कि भाई तुम सूती उद्योग है यहाँ पर, अब तुम साड़ी बना रहे हो, 2 दिन में एक साड़ी तुम बना के दे रहे हो, ठीक है ना। अब उसकी कीमत तुम 2 दिन की मेहनत के हिसाब से तुमने रख लिए कितने, 200 रुपये। अब यहाँ पर अंग्रेज ने अपनी फैक्ट्री से साड़ियाँ निकाल कर लाई और कहा लो 50 रुपये में ये साड़ी तुम लो। और उसकी क्वालिटी यहाँ पर बनाई गई साड़ियों से और भी ज़्यादा थी, क्योंकि वह मशीन से बनी थी तो उसकी क्वालिटी और अच्छी थी। तो यहाँ पर इस तरह से इन्होंने कच्चे माल लेकर गए इंग्लैंड और वहाँ से पका माल लाकर भारत में फेंका। और जो बड़े वर्ग थे, जमींदार हो या फिर जो ऊंचे घराने के लोग थे, उनसे इन चीज़ों को प्रमोट करवाया, उनको ऐसी चीज़ें दी। इससे क्या हुआ कि भारत में यूरोपीयकरण हुआ और जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी जो आग है वो लगी। और इससे क्या हुआ कि भारतीय लोगों की वस्तुएं बिकनी बंद हो गई, यूरोपीय मार्केट का विकास भारत में हुआ। और आज भी हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशन, जो परंपरा उन्होंने हमारे ऊपर थोप कर गए पश्चिमीकरण की, वो आज भी हमारे ऊपर लदी हुई है। और पश्चिम का कोई भी काम करने में हम ऐसा सोचते हैं कि भैया मेरा तो यहाँ पर नाम ऊंचा हो गया। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो कीजिए, ये आपकी परंपरा है इसको मानिए, तो हम कहते हैं कि हम ये तकियानुसी बातें हम नहीं मानते, ठीक है। तो यहाँ पर इस समय से ये परंपरा यहाँ शुरू होती है कि ये पश्चिमी सभ्यता की हवा हमें लगा देते हैं और उस हवा में हम आज भी बह रहे हैं। अब फिर जब हम साउथ की मूवी देखते हैं तो फिर उसके बाद में हमको लगता है कि भाई हमारी संस्कृति अच्छी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ, जिसे औद्योगिकीकरण कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की बात करें तो इनकी साम्राज्यवादी नीति ने इसको बढ़ावा दिया। भारतीय शासक वर्ग भारतीय शिल्पियों व कुटीर उद्योगों का समर्थक था और कंपनी के साम्राज्य विस्तार से इन्हें हानि हुई। क्या हुई? इन्हें हानि हुई। 1813 ईस्वी का एक्ट कंपनी का पूर्वी क्षेत्रों पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। चाय का व्यापार था, गैर चीनी के साथ एकाधिकार पास हो रहा था, ईस्ट इंडिया के पास रहा, जो 1833 में समाप्त हुआ। चाय का व्यापार चीन के साथ समाप्त होता है, एकाधिकार जो इनका रहता है वह समाप्त होता है।
और व्यापार पर एकाधिकार की पूर्णतः नीति हमें 1833 ईस्वी में देखने को मिलती है। अब कंपनी की विभेदकारी नीतियों की बात करें तो कंपनी ऐसा करती थी कि अगर आप बाहर से कोई चीज़ मंगा रहे हो, ठीक है ना, तो वो उसकी जो एग्जाम्पल के तौर पर आपको जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, आप बाहर से कोई चीज़ बुला रहे हो तो उस पर आपको ड्यूटी कितनी देनी पड़ेगी, 5%। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप निर्यात कर रहे हो, विदेशों में आपको कोई चीज़ बेचनी है, आपको लगता है कि भाई मैं अगर यहाँ से कोई आइटम बना के इंग्लैंड में बेचूंगा तो वहाँ वो बिकेगा, तो हो सकता है कि वो वास्तव में बिके भी, लेकिन यहाँ पर से जब आप लेके जाओगे तो आपको जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो कितनी देनी पड़ेगी, 15%। तो जहाँ पर सामान बुलाने में एग्जाम्पल के तौर पर आपको 5% टैक्स देना पड़ रहा है उस सामान की कीमत के, अब यहाँ पर आपको कितना देना पड़ रहा है भेजने में, 15%। तो ये इन्होंने हतोत्साहित करने का काम किया भारतीय व्यापारियों को, और इससे भारतीय व्यापारी धीरे धीरे अपने व्यापार से हाथ खींचने लगे और दूसरे क्षेत्रों में वह हाथ आजमाने लगे। तो 1769 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को बाध्य किया कि वे 3,80,000 पाउंड से अधिक मूल्य के ब्रिटिश फैक्ट्रियों में बने माल का आयात करेगी, और इसी प्रकार 1793 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर यह बाध्यता लाती है कि वह अपने जहाज़ों से प्रति वर्ष 3,000 टन ब्रिटिश फैक्ट्रियों के माल ढोने की छूट देगी। तो इस तरह से जो यूरोप का व्यापार है या ख़ासतौर पर इंग्लैंड का व्यापार है, यहाँ पर इंग्लैंड में यही कारण है कि इंग्लैंड के पास में भारत जैसे समृद्ध उपनिवेश थे। यही कारण है कि भारत की बदौलत इंग्लैंड में सबसे पहले यूरोप में औद्योगिकीकरण की शुरुआत होती है, औद्योगिक क्रांति शुरू होती है, और फिर यही औद्योगिक क्रांति आगे फ्रांस में फैलती है और अन्य क्षेत्रों में भी फैलती है, और सबसे आखिर में रूस में फैलती है। तो यहाँ पर इस क्रांति के परिणाम स्वरूप, और साथ ही साथ इन्होंने रेलों का विकास किया, और इसके माध्यम से ये बड़ी मात्रा में जो कच्चा माल था वह बंदरगाहों तक पहुंचाते थे, और बंदरगाहों से पक्का माल भारतीय बाज़ारों तक पहुंचाते थे। तो इनके ये साधन विकसित करने का प्रयास इसलिए नहीं था कि भारतीय लोगों को सुविधाएं मिले, इन्होंने ट्रेन इसलिए नहीं चलाई कि गांधी जी आंदोलन करें ट्रेन में चलकर, ये इन्होंने इसलिए चलाई ताकि इनका कच्चा माल और इनका पक्का माल आ जा सके और इससे इनको लाभ हो सके। साथ ही साथ इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का बड़े पैमाने पर प्रसार किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के विकास से ये यूरोपीय मानसिकता लोगों में ला सकते थे कि भैया धोती पहनना तो यार गाँव के गंवार हो गया, तुम धोती पहने हो, तुमने कुर्ता पहने हो, थोड़ा सा अच्छे से टी शर्ट वगैरह पहनो, लुइस की अच्छे कोई ब्रांड की पहनो भैया, जारा की पहनो तो तुमको मज़ा आएगा, तुम्हारा ब्रांड दिखेगा, क्वालिटी नहीं है तुम में। तो यहाँ पर से इस तरह की बातें इन्होंने शिक्षा पद्धति के माध्यम से शुरू की, और ये एक प्रकार से भारतीयों की मेंटेलिटी बदलने का काम कर रहा था, और हुआ भी ऐसा। आज अगर आप बड़े शहरों में जाओ और अगर आप हर दूसरे वाक्य के बाद कुछ अंग्रेजी के शब्द ना बोलो तो ऐसा लगता है कि आप मूर्ख हो। आप जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलोगे आप उतने ही सभ्य, आप उतने ही वेल कल्चर्ड यहाँ पर नज़र आओगे। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको जो वेस्टर्न कल्चर है आप उससे इंट्रोड्यूस नहीं हो, आप उनकी परंपराओं को नहीं जानते, तो भैया आप गधे हो। और अगर आप, तो यहाँ पर इस समय पर भी आज भी हम देखते हैं भारत में, आप खुद के देश के बारे में जानकारी रखो या ना रखो, लेकिन अगर आपको वेस्टर्न के बारे में जानकारी है तो आप वेल कल्चर्ड हो। लेकिन अगर आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है और अगर आप अपने देश की परंपराओं के विद्वान भी हैं तो आप गधे हो। तो ये जो परंपरा की शुरुआत हुई ये इस दौर से हमें शुरू होने को मिलती है। तो मैकाले का जो शिक्षा पद्धति होती है, और ये शिक्षा के इतने सुधार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भारत का विकास हो, चीज़ें लिंक करोगे तो आपको समझ में आएगा। डलहौजी के समय में वुड डिस्पैच आ रहा है, ये सब इस समय से ही क्यों शुरू हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनको भारत में अपना व्यापार बढ़ाना है। तो इनकी यहाँ पर व्यापारिक क्रांति हुई। अब पक्का माल कहाँ बेचें? भारत में। तो भारत के लोग तो यूरोपीय चीज़ों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में मस्त है। तो फिर 1833 में मैकाले को लाओ, शिक्षा पद्धति शुरू करो, वहाँ के जमींदारों साहूकारों को यहाँ पर पढ़ाओ, धीरे धीरे प्रभावशाली वर्गों को पढ़ाओ, और फिर उन्हें यहाँ की चीज़ों की लत लगा दो। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से ये वेस्टर्नाइजेशन भारत का करते हैं।
अब इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? उद्योगों के विनाश से कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ता है और कृषि और उद्योगों के बीच संबंध बुरी तरह प्रभावित होते हैं। बेरोजगारी और ऋणग्रस्तता में वृद्धि होती है और भारतीय उद्योगों पर सर्वाधिक विनाश 1800 से 1850 के मध्य होता है। यही वह दौर था जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति और कृषि क्रांति अपने चरम स्तर पर होती है और भारत में यही दौर होता है कि बर्बादी का काल भी इसी काल में सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमने दो चीज़ें समझी। अब चलते चलते हम धन निकासी के सिद्धांत को भी समझते हैं कि किस तरह से हमें ये रियलाइज़ होता है, ये हमें एहसास होता है कि अंग्रेज हमारे ही धन को ले जा रहे हैं और उसी धन को फिर वापस हमारे पास ला रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर हमारा धन वो लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, धन निकासी या धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन से तात्पर्य है कि किसी देश की संपदा का उस देश से निष्कासन, जिसके बदले उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। अब मैं आपको हर महीने 100 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन वो 100 रुपये मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? इसका कोई कारण नहीं है। आप 100 रुपये के बदले मुझे क्या दे रहे हो? क्या आप मुझे हेलो सर या फिर हाँ भैया ऐसा कुछ बोल रहे हो? कुछ भी नहीं। या फिर आप एक रोटी बनाकर मुझे दे रहे हो? ऐसा भी कुछ नहीं है। आप 100 रुपये बाकायदा हर महीने ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? बस ऐसे ही। तो ऐसे ही अंग्रेज भी ऐसा कर रहे थे। वो हमारे ऊपर कोई व्यवस्थाएं नहीं बना रहे थे। जो रेल, सड़क या जो सुविधाएं बन रही थी वो तो उनके व्यापार के लिए थी और उन्हीं के व्यापार के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे थे। किसका पैसा? हमारा पैसा। हमारा पैसा वो उनके इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और उसी पैसे को वो फिर इंग्लैंड भी ले चले रहे थे। उसी पैसे से पूरे अंग्रेज अधिकारियों की सैलरी, वेतन भत्ते, पेंशन सब दे रहे थे। हमको क्या घंटा फर्क यहाँ पर पड़ रहा था? क्योंकि हमको तो भैया कोई लाभ ही नहीं हो रहा था हमको, और टैक्स ले लेके अब यहाँ ऐसा होता है कि आज हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को तो हमको सड़कें मिलती है, बिजली पानी सुविधाएं मिलती है। उस समय पर ऐसा कुछ नहीं था। अब धन निष्कासन के मुद्दे को पहली बार दादा भाई नौरोजी, जिनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिनको भारत का पितामह या वयोवृद्ध पुरुष भी जिन्हें कहा जाता है, पितामह नहीं कहते, वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। पितामह राजा राम मोहन राय को कहते हैं और पिता गांधी जी को कहते हैं। तो ये सब मानक उपाधियां लोगों ने सम्मान पूर्वक दी हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि हमारा माता ये होगी, हमारी पिता ये होगी। इसी तरह मैडम भीकाजी कामा को भारत की स्वतंत्रता संग्राम की जननी कहा जाता है। तो ये सब लोगों ने सम्मान पूर्वक कहा है, ये कहीं लिखा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में इनको पिता कहा गया, उनको दादा कहा गया, उनको चाचा, उनको भैया कहा गया। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, है ना। अब यहाँ पर देखिए, धन निष्कासन के मुद्दे को पहली बार दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को अपने एक निबंध, अपने एक ऐसे इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया में लंदन स्थित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में रखा। और दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन पर अन्य निबंध भी लिखे। पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया 1867 जो उनका सबसे प्रसिद्ध रहा और इसमें काफ़ी ज़्यादा खुलकर उन्होंने भारत में हो रहे शोषण पर बात रखी। दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 में उन्होंने ये निबंध लिखा और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 उन्होंने लिखा। तो यहाँ पर ये सब आपको ध्यान में रखना है। और पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया 1837 में लिखा उनका ऐसे धन निष्कासन पर एक प्रमुख माना जाता है। अब अन्य भारतीय जिन्होंने धन निष्कासी के मुद्दे को उठाया उनमें महादेव गोविंद रनाडे थे, जिन्हें महादेव का सुकरात कहा जाता है। और ये किसके गुरु थे राजनीतिक तौर पर? तो ये गुरु थे किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो इस प्रकार से इनका लेवल आप समझ सकते हो कि कितने बुद्धिमान आदमी रहे होंगे कि महात्मा गांधी के गुरु के ये गुरु हैं। तो यहाँ पर दी ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी नाम से ये रचना लिखते हैं और जिसमें ये बताते हैं कि किस तरह से भारत में शोषण हो रहा है। रमेश चंद्र यहाँ पर द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखते हैं। जीबी जोशी द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया लिखते हैं। ये सारी किताबें पूछी जाती है, ध्यान रखना। एक तरफ राइटर होता है और एक तरफ किताबें होती हैं, तो आपको ये याद रहना चाहिए। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार 1895 ईस्वी में बेल्वी कमीशन के सामने इस मुद्दे को रखा था कि भारत से किस तरह से अंग्रेज धन निष्कासित करके ले जा रहे हैं।
1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के धन निष्कासी के मुद्दे को ये स्वीकार करते हैं और कांग्रेस भी इस बात को मानती है कि अंग्रेज हमारे यहाँ से धन निष्कासन करके ले जा रहे हैं। नौरोजी ने बेलवी कमीशन से कहा था कि अगर धन निष्कासी न होती तो भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होती, जो विश्व में सर्वाधिक थी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि उस समय के 20 रुपये आज कह सकते हैं कि 20-30 हज़ार रुपये के बराबर तो होंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आज प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ज़्यादा 2-2.5 लाख रुपये कितनी मानी जाती मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मानी जाती है। और उस समय पर दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं कि अगर ये धन निष्कासन नहीं होता तो भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होती, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा होती, और इस तरह से हम दुनिया के सबसे समृद्ध देश होते। अब यहाँ पर धन निष्कासन के कारक, धन निष्कासन क्यों होता है, तो 1757 के बाद बंगाल की लूट, कंपनी के गुमास्तों के माध्यम से भारतीय व्यापारियों और शिल्पियों का शोषण, कर मुक्त व्यापार का दुरुपयोग जो दस्तक बंगाल के नवाब देते हैं, जिसको बाद में जो कासिम रहता है वह हटा देता है। इसकी वजह से जो कंपनी रहती है वह कासिम को हटा के फिर से उसके ससुर मीर जाफ़र को नवाब बना देती है। तो यहाँ पर दस्तक यानी कि एक प्रकार का ये वो रहता था आइडेंटिटी कार्ड कि जो यूरोपीय व्यापारी हैं उनको फ्री ट्रेड यहाँ पर करने को मिलेगा, मुफ्त व्यापार करने को मिलेगा। लेकिन यूरोपीय व्यापारी क्या करते थे कि भैया उनके आईडी कार्ड पर वो भारतीय व्यापारी या अन्य व्यापारियों से भी व्यापार करवाते थे और उनसे बड़ी मात्रा में कमीशन वसूलते थे। तो यहाँ पर दस्तक के दुरुपयोग से भी शोषण हुआ। भारत में कंपनी का प्रशासनिक खर्च, कंपनी की जितनी इमारतें बन रही हैं, जितने उनके ढांचे या फिर जितने पद सृजित हो रहे हैं, उनकी पेंशन भत्ते जो सब यहाँ पर हो रहा है वो भारतीय टैक्स से हो रहा है। यहाँ पर इंग्लैंड का पैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। 1793 ईस्वी के एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि 1858 ईस्वी तक भारतीय राजकोष से दिए गए। तो सोचो कितने करोड़ रुपए इन्होंने यहाँ पर इस तरह से बर्बाद किए। कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार से प्राप्त लाभांश 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने में कंपनी द्वारा किया गया व्यय और उस पर वसूला गया ब्याज यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब 1857 ईस्वी के एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति होती है और उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के शेयरधारकों को अगले 20 वर्ष तक राजकोष से दिया जाता है लाभांश। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसके शेयरधारकों को लाभांश मिल रहा है। तो लाभांश उनको कहाँ से मिल रहा है, भारतीय पैसे से मिल रहा है, क्योंकि उनने इन्वेस्ट भारत में किए, भारत का ही पैसा लगाए और भारत से ही पैसे उठा के उनको दे रहे हैं। इस तरह की बातें हो रही है। भारत में रेलवे के विकास हेतु यूरोपीय रेलवे कंपनियों को दिया जाने वाला 5% लाभांश गारंटी व्यवस्था यहाँ पर थी, और कंपनी का भारत व भारत से बाहर हुए युद्ध का खर्च वह यहाँ देता है, और कंपनी द्वारा भारतीयों के लिए हुई सैन्य खरीद यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो जो भारतीयों के ही खिलाफ जो हथियार वो खरीद रहे हैं, जिस गोली से मंगल पांडे को जिस रस्सी से मंगल पांडे जी को फांसी दी गई, जिस रस्सी से भगत सिंह जी को फांसी दी गई, और जिस गोली से बहुत सारे क्रांतिकारियों को मारा गया, वो गोली, वो रस्सी, वो हथियार सब किसके पैसे से थे, भारतीय टैक्स से ही थे। अंग्रेज 1 रुपये न लेकर आए थे और न ही 1 रुपये उन्होंने अपना खुद का लगाया। उन्होंने भारतीयों से ही पैसा लूटा और भारतीयों पर ही खर्च किया, और उसी से ही 1000 गुना प्रॉफिट बनाकर अंग्रेज खुद के घर को भरने लगे। अब यहाँ पर भारत से रेलवे के विकास हेतु यूरोपीय कंपनियों को दिया जाने वाला लाभांश 5% गारंटी व्यवस्था थी। ये कैसी थी कि भैया यहाँ पर यह व्यवस्था हुई थी कि भैया आप रेलों पर इन्वेस्ट करो, रेलों के विकास पर। अगर आप जितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो 5% उसका लाभांश, 5% हम गारंटी देते हैं कि 5% रिटर्न हम आपको देंगे ही देंगे, हालांकि उससे ज़्यादा रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो 5% की गारंटी इन्होंने यहाँ पर दी थी, और कंपनी का भारत व भारत से बाहर हुए युद्ध का खर्च भी यहाँ पर किसके पैसे से, भारतीय लोगों के पैसे से यहाँ पर मिल रहा है। कंपनी द्वारा भारतीयों के लिए हुई सैन्य खरीद भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और प्रमुख कथन अगर हम इसके बारे में बात करें तो नौरोजी धन निकासी के विषय में कहते हैं, इसको अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा देते।
दादा भाई नौरोजी इस धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहते हैं और धन निकासी को नैतिक निकास की संज्ञा दी गई और धन निकासी को भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण व समस्त बुराइयों की जड़ नौरोजी कहते हैं। अब यहाँ पर नौरोजी अपने लेखों में कहते हैं कि 1865 ईस्वी तक भारत से 150 करोड़ पाउंड धन कंपनी द्वारा बाहर भेजा गया। इसी पर रमेश चंद्र कहते हैं कि भारतीय शासकों द्वारा लिया गया कर उस सूरज के समान था जो भारतीय जल स्रोतों से जल को सोख कर पुनः भारत में ही वर्षा कराता है, जबकि धन निकासी में यह वर्षा ब्रिटेन में होती थी। जॉल सुलिवन कहते हैं कि हमारी प्रणाली उस स्पंज के समान होनी चाहिए जो गंगा नदी के जल को सोख कर टेम्स नदी में निचोड़ दे। जॉन सुलिवन का यह कथन कारगर भी सिद्ध होता है और ये भारतीय धन को निचोड़ते हैं इंग्लैंड में और भारत के शोषण का यह एक कारण बनता है जिसको दादा भाई नौरोजी सबसे पहले उजागर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, महत्वपूर्ण विषय थे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यहाँ पर आपने कुछ बेहतर सीखा होगा। मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।